अगर हम पॉवर्टी स्टडीज़ की या गरीबी की स्टडीज़ की बात करें इंडिया में, तो सबसे मेजर नाम अमर्त्य सेन का आता है। इनको नोबेल प्राइज़ भी इकोनॉमी में मिल चुका है। तो सबसे मेजर ये बात बताते हैं हमको कि जो इंडियन पुअर हैं, हम ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने में, ज़्यादा इन सब चक्करों में ज़्यादा रहते हैं रेदर उनको हेल्प करने की। ये बात इन्होंने अपने स्टडीज़ में बताई हैं। और बहुत तरीके के स्टडीज़, रिसर्च एंड ऑल में काउंट करते हैं कि भाई कितनी गरीबी है, कितनी बढ़ी, कितनी घटी, कौन शहर में गरीब है, कौन, और उनका हेल्प नहीं हो पाता एग्जैक्टली गरीबी का। बुक में तो डिस्कस नहीं किया गया। मैं अपने लेवल पे आपको बताती हूँ कि इन्होंने बताया कि जो गरीबी है वो एक कोई रीजंस की वजह से नहीं होता, और एक तरीके से इसको सॉल्व भी नहीं किया जा सकता। उसमें बहुत मल्टी डायमेंशन है। गरीबी के पीछे बहुत सारे डायमेंशन इन्वॉल्व हैं, और गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे स्टेप उन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में स्टडीज़ करके हम लेंगे, तभी हम गरीबी को हटा सकते हैं। हमारे इंडिया में प्लानिंग कमीशन जो था, उसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक तरीके से रिसर्च और देखना कि गरीबी क्यों होता है, चाहे लोगों को एक तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने प्लानिंग कमीशन ने इनिशिएट किया कि स्टेप लिया कि हम रिसर्च करें कि गरीबी होता क्या है, और भी लोगों को मोटिवेट किया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसके बाद आते हैं जो रिसर्च करते हैं पॉवर्टी पे। बहुत आम भाषा में लोगों से पूछता है तो कह देंगे कि भाई लोग कोई मेहनत नहीं करना चाहता, ये है वो है। लेकिन पॉवर्टी, गरीबी कहीं ना कहीं एक दिखाता है कि हमारा स्टेट है, जो हमारा गवर्नमेंट है, या जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इस वजह से गरीबी है। ठीक है, कोई पर्सनल रीज़न गरीबी का नहीं होता, एक्चुअली सोसाइटी बहुत बड़ी रीज़न होती है गरीबी की। ठीक है, जो कुछ रीसेंट स्टडीज़ हमारे जो हुई हैं, वो दिखाती है कि जब हमारे कंट्री में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, तो उस टाइम पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वगैरह भी आए थे। तो हमने बेसिकली क्या किया था कि हमने अपने देश में पहले हम क्लोज इकोनॉमी रखते थे, मतलब हमने अपने दरवाजे बाहर के देशों से व्यापार करने के लिए बंद किए थे। फिर एक टाइम आता है तो हम सोचते हैं कि चलिए ठीक है, हम व्यापार करेंगे, ब्रॉडर लेवल पे जाएंगे। तो इससे मतलब गवर्नमेंट को ये आइडिया होता है कि अगर जब हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करते हैं, तो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। ठीक है, और अर्बनाइजेशन भी उससे इंक्रीज होगा। लेकिन जिन लोगों को जो लोग क्रिटिक है, आलोचना करते हैं लिबरलाइजेशन की, कि अपने देश का गेट क्यों खोला, इतने बड़े लेवल पे कंपटीशन में क्यों गए, या कैपिटलिस्ट की तरफ क्यों गए, तो वो बोलते हैं कि एक तो हमारे पास जब से लिबरलाइजेशन हुआ, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पब्लिक सेक्टर का, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लो रहा। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर ग्रोथ जो था, जो कृषि के ग्रोथ पे ध्यान दे सकती थी सरकार या स्टेट जो थी, वो कहीं ना कहीं कम हो गया। और लोगों का उस, अब मान लीजिए कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ काम नहीं करेंगे, तो एग्रीकल्चर यानी कृषि जो है वो उतना विकास नहीं कर पाएगा। साथ में पॉपुलेशन भी हद से ज़्यादा बढ़ रही है। अब किसी के पास, मान लीजिए एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 1 बीघा खेत है, और उससे वो हर सीज़न में 6 मंथ में यूजुअली इंसान कमाता है, तो 2 सीज़न में उसने खेती की, और वो 5,000 6,000 रुपये कमा रहा है। लेकिन 5 और 6 हज़ार रुपये कमा रहा है, और उसके घर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब बड़ी फैमिली है, तो क्या वो उस पर सस्टेन कर पाएगा? और अगर स्टेट की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिल पाएगा, तो क्या करेगा? वो माइग्रेशन करेगा गाँव से शहरों की तरफ। ठीक है, और उससे क्या होगा, शहरों पे। तो नेशनल सर्वे सैंपल जो एनएसएस है, वो हमें इंडिकेट कुछ रिसर्च इनॉल करता है, कुछ स्टडीज़ इनॉल करता है, और बताता है कि जो पॉवर्टी है वो नेशनल और स्टेट लेवल पे थोड़ी कम हो रही है कंपेयर टू जब हम आज़ादी प्राप्त किए होते हैं तब। और जो पॉवर्टी का लेवल है, जो गरीबी का लेवल है, वो शहरों में ज़्यादा है। अब इसके पीछे रीज़न ये था कि देखिए, जिस तरीके से मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया आपको, कि गाँव से शहरों की तरफ बहुत माइग्रेशन हो रहा था, और शहरों में सरवाइव करने के लिए आपको अधिक धन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दयनीय स्थिति में लोग रह रहे थे, और किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे, और गांव में जो भी थोड़ा बहुत रिसोर्स था उसका यूज़ करके कुछ कर रहे थे। तो ये रीज़न हो सकता है। उसके बाद बोला गया कि जो इकोनॉमी जो है,
जो बहुत ग्रोथ नहीं कर रही थी एक सर्टेन टाइम पे, वो बहुत सारे जो सोशल इवल्स है, जो समाज में कुरीतियाँ हैं, उनका कारण बन गए। उसके बाद जो गवर्नमेंट है, वो जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, वो उतनी अच्छी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, उतनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इस फील्ड में नहीं आ रहा था। देखिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी प्राइवेट सेक्टर आपके यहाँ पे, चाहे कोई बाहर का इंटरनेशनल कंपनी ही तभी आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जब आपके पास जो उसकी ज़रूरत है उस कंपनी की, वो सब चीज़ें अवेलेबल हो। और जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कि डेवलप कर सके सिटीज़ को, या बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर सके, वो दिन प्रतिदिन जब से लिबरलाइजेशन हुआ कम होता चला गया। मतलब गवर्नमेंट अपने हाथ पीछे खींच रही थी। उसके बाद अर्बन पॉवर्टी की बात करें, शहरों में गरीबी की बात करें, जो अर्बन पॉवर्टी की बात होती है, जो शहरों में गरीबी है, उसमें फेडरिक एंगल्स जो है वो बताते हैं कि किसी भी आप बड़ी से बड़ी, खूबसूरत से खूबसूरत, कितनी डेवलप सिटी में जाइए, आपको एक या एक से अधिक स्लम देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। और यहाँ पे ज़्यादातर वर्किंग क्लास के लोग एकदम क्राउडेड, दयनीय स्थिति में रहते हैं। और ये जो पॉवर्टी है और ओवर क्राउडिंग, यानी गरीबी और बहुत ज़्यादा भीड़ मतलब भड़ाका, वो दो बहुत ही विजिबल जो दिखने वाले सामने फीचर्स हैं, वो इंडस्ट्रियल स्लम के हैं। इंडस्ट्रियल स्लम जो जो इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद जो स्लम डेवलप हुए, बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप समझते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो जब एग्रीकल्चर में, कृषि में विकास नहीं हो पा रहा था, कृषि से उतना धन उत्पन्न नहीं हो पा रहा था, जीवन यापन नहीं हो पा रहा था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज शुरू हुआ। इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता थी, तो लोग बहुत गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेट करके आए। लेकिन अगेन इंडस्ट्रीज में इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो अपना जीवन यापन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ इंडस्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज नहीं भी हैं, वहाँ पे स्लम्स जरूर हैं। बूथ की जो स्टडी है वो हमें रिवील करती है कि extent of concentration of poverty in the industrial and commercial capital of the world, जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब लोगों का इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कैपिटल्स में, वो बहुत ज़्यादा है। और आगे जो बताते हैं कि जो हमारे कंट्री में लोगों का डिवीज़न है, स्ट्रैटिफिकेशन समझ लीजिए या एक्सक्लूजन समझ लीजिए, वो हमारे भारत में जो, मतलब अदर जगह पे आप देखेंगे तो क्लास वाइज डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा, अमीर गरीब, वर्किंग क्लास, इस तरीके से। लेकिन ये हमें बताते हैं कि हमारे भारत में ये कास्ट कास्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, कि कास्ट वाइज डिवीज़न ज़्यादा है। उसके बाद जो इकोनॉमिक जो हार्डशिप है, यानी आर्थिक रूप से जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो सोशल और कल्चरल डिसलोकेशन की वजह से होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब भारत का ही हम एग्जांपल लेते हैं। भारत में कुछ जो जाति हैं, जो उच्च जातियां हैं, जैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात की जाए, तो उनको बहुत सारे प्रिविलेज और राइट मिले। और जो हरिजन थे या जो नीचे के दो तबके थे, तीन तबके थे, उनको उतना सामाजिक तौर पे उनको बहुत दबाया गया, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनका शोषण किया गया। तो कहीं ना कहीं यही कारण, जो कल्चर और समाज था, वो उनके इकोनॉमिक, क्योंकि जब उनको एक्सप्लॉइटेशन किया गया, जब उनको दबाया गया, कुचला गया जाति के नाम पे, तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो गए। अगर अर्बन पॉवर्टी यानी पॉवर्टी की बात करें भारत में, यानी शहर में गरीबी के क्या क्या कारण है, तो गाँव में अगर आप रहते हैं, अगर पॉवर्टी लाइन की भारत में बात करें, तो अगर आप $62 महीने में कमाते हैं, यानी करीब 1,000 रुपये, और अगर आप शहरों में रहते हैं, कुछ 1,200 रुपये कमाते हैं, $75, तो आप गरीब नहीं हैं। इससे नीचे हैं तो आपको गरीब माना जाएगा। ठीक है। अगर हम थ्री ट्रेडिशनली एडवांस स्टेट की बात करें, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जो कि ट्रेडिशनली एडवांस स्टेट है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें रूरल लेवल पे, यानी गाँवों में गरीबी देखने को मिलती है। हरियाणा, पंजाब की अगर हम बात करें, तो वो बहुत सक्सेसफुल है ऑल स्फेयर में, मतलब जीवन के हर पहलू में काफ़ी सक्सेसफुल हो चुकी हैं ये दो स्टेट, पंजाब और हरियाणा। और यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप नहीं हुई है। अब मान लीजिए कि आपको, या
हमें मिलके अर्बन पॉवर्टी को यानी शहरी गरीबी को हटाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ करना होगा, यानी हमें कृषि में विकास करना होगा। अब देखिए, साइकिल फिर घूम के वहीं पे आ गया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कृषि में जब विकास नहीं हो पाता है और कृषि से उतना धन उत्पन्न नहीं हो पाता है, तो लोग काम की तलाश में शहरों की ओर जाते हैं, और शहरों में लोगों का भीड़ बढ़ता है, शहरों में काम की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, और इस वजह से और गरीबी बढ़ती है। और एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर होता है, तो हम बहुत कुछ इंपोर्ट भी कर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने देश से बाहर, और वो भी एक धन का जरिया हो सकता है। एग्रीकल्चर ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट दे सकता है बहुत बड़े जनरेशन को, और मतलब बहुत बड़े तबके को, बहुत सारे लोगों को। ऊपर से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर ग्रोथ जब होगा, तो लोग इतना माइग्रेशन नहीं करेंगे, तो शहरों पे भीड़ इतनी बढ़ेगी नहीं। उसके बाद पॉवर्टी, अगर हम बात करें कि इंडिया में किन कारणों से एक तरीके से है, तो हमें देखने को मिलता है कि जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, और चेंज हुआ भी है तो बहुत स्लोली हुआ है। उसके बाद कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज़ है, वो कहीं न कहीं सही तरीके से नहीं हो पाई हैं। उसके बाद हम लोगों ने, जब हमारी आज़ादी हुई, तो हमने कोशिश किया, मतलब बेसिकली स्टेट ने, गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि हैवी और लार्ज इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, और एग्रीकल्चर और लाइट इंडस्ट्रीज़ इसकी वजह से पिछड़ गई। अगर एग्रीकल्चर और लाइट इंडस्ट्रीज़ में भी थोड़ा ध्यान दिया गया होता, केवल हैवी और लार्ज इंडस्ट्रीज़ में नहीं, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती। उसके बाद ऐसे जो पॉवर्टी को रिमूव करने के जो प्रोग्राम्स हैं गाँव में, शहरों में, उसके बाद इस तरीके के, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स लिए जाएँ। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चरल जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाया जाए। मतलब देखिए, कृषि पे भी बहुत अधिक लोग जब अगर डिपेंडेंट हो जाएँगे, तो कहीं न कहीं वो कहने के लिए एम्प्लॉयड हैं, कि कहने के लिए उनके पास कार्य है, बट वो बेसिकली कार्य कर नहीं रहे। तो नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए। पॉवर्टी को रिमूव करने के स्टेप्स इस तरीके से लिए जाएँ कि गरीबी को हटाया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उसके बाद प्लानिंग के थ्रू दिया जाए, ठीक है? तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर के जो भी हमें एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, उसके लिए हम लाइट इंडस्ट्रीज डेवलप कर दें। फॉर एग्जांपल पाम शुगर बनाना शुरू कर दें, या नॉर्मल शुगर बनाना शुरू कर दें, या कुछ भी हम इंडस्ट्रीज से डेवलप करें, और लाइट लाइट इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा दें, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब फॉर एग्जांपल कोई फ्लैक्स सीड मतलब अपने खेत में उगा रहा है, तो हम ऑर्गेनिक कुछ इस टाइप का आइडिया दे सकते हैं। उसके बाद उसकी पैकिंग एंड ऑल की इंडस्ट्री स्मॉल स्मॉल हम गाँव में सेटअप कर दें, तो जो वहाँ के यूथ होंगे वहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद उसको हम बड़े बड़े कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें। तो इस टाइप की आइडियाज़ की हमको ज़रूरत है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें कि ग्लोबलाइजेशन और पॉवर्टी यानी गरीबी का क्या रिश्ता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हमें देखने को रिलेशन मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन आपको पता है कि क्या होता है, मैं एक्सप्लेन उसको नहीं करूँगी उतना। जनरली समझ लीजिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि पूरी विश्व एक गांव में तब्दील हो रही है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि बहुत सारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, कहीं ना कहीं वो गायब होने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो स्टेट का रोल है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट या स्टेट का जो रोल है, वो मार्केट फ्रेंडली सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से बदल जाता है। ठीक है, जब आप ग्लोबलाइजेशन करेंगे, जब अपने देश का लिबरलाइजेशन करेंगे, आप अपने गेट अन्य देशों के लिए खोलेंगे, और आप यूएन जैसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे, तो आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, इकोनॉमी है, जो भी ये सब चीज़ें हैं, उसमें स्टेट को थोड़ा हाथ अपने छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक कैपिटलिस्ट स्टेट बनना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे स्टेट इतना ज़्यादा मार्केट को कंट्रोल नहीं करती। कंट्रोल मार्केट कहाँ पे होता है? कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में। लेकिन जब कैपिटलिज्म आता है, कैपिटलिस्ट स्टेट बनता है, तो वहाँ पे उतना स्टेट इंटरफेयर नहीं करती। तो वेलफेयर स्टेट क्या होती है? जो स्टेट अपने लोगों के लिए ऐसे स्टेप्स ले, एक तरीके से फादर का काम करे, उनके हेल्थ, उनके एजुकेशन के बारे में सोचे, तो फिर उससे कन्वर्ट होके एक मार्केट फ्रेंडली, यानी जहाँ पे बाजार को, जहाँ पे व्यापार को ज़्यादा
छूट मिलती है, जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऐसा स्टेट बनने लगता है। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की, यानी गवर्नमेंट की, स्टेट की जब भी आप बात करते हैं तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमें बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की, या बेसिक जो हमारी नीड है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ, वो प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाता है, क्योंकि मैंने सिंपली बोला कि कैपिटलिज्म की तरफ जाता है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन। और क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े स्लम्स को, बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, विस्थापित किया जाता है, क्योंकि उन जगहों को जहाँ पे स्लम है उसको कमर्शियल या प्रॉफिट कमाने की यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कहीं पे स्लम है, उसको हटाना मान लीजिए स्लम कोई सेंटर एरिया में है जहाँ पे कोई कंपनी कोई मॉल बनाना चाहती है, तो उन लोगों को वो वहाँ से डिस्प्लेस कर देगी, विस्थापित कर देगी, जिसकी वजह से उनका जीवन और अ, बुरी स्थिति में हो जाता है। उसके बाद जो अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण जो हमारे देश में हुआ है, वो बहुत ही हेल्दी या अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रीजनल लेवल पे जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, वो प्रॉपर नहीं हुआ। यानी कोई रीजन बहुत डेवलप हो गया है, कोई मतलब कोई एरिया बहुत डेवलप हो गया है, कोई एरिया बहुत पीछे छूट गया है। अब इसमें आप जर्नल एग्जांपल गांव और शहर का ले लीजिए। गांव आपको एकदम पिछड़े हुए लगेंगे, जहाँ पे हमें बहुत कुछ डेवलपमेंट की आवश्यकता है, और शहर बहुत डेवलप हो गए हैं। ऐसे आप स्टेट का भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे तो कुछ स्टेट बहुत डेवलप होंगे, कुछ बहुत कम। ठीक है। उसके बाद डीजनरेटेड पेरिफेर, तो जब क्या होता है कि डीजनरेटेड, हम पेरिफ्रीज की बात करते हैं। पेरिफेरी क्या होता है, जो मान लीजिए एक जगह है, ये सेंटर है, उसके जो आस पास का जोन होता है, जो उसके एक तरीके से बाहरी जो होता है एरिया, वो हम पेरिफेरी उसको बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो पोल्यूशन एंड ऑल क्रिएट करती हैं, तो ज़्यादातर इनको शहरों से बाहर निकाल के ये शहरों के बॉर्डर पे या पेरिफेरी पे लाने की कोशिश की जाती है। और जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको भी वहीं पे इतनी बुरी स्थिति में, जहाँ इतना पोल्यूशन है, कोई रहने की जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद अर्बन पॉवर्टी क्यों है? ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या नेचर ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बात करें कि अर्बन पॉवर्टी या शहरी गरीबी क्यों है, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है हमारे देश में या अन्य देशों में भी हम बात करते हैं, या जिस प्रकार का डेवलपमेंट का हमने एम रखा है, वो सही प्रकार से नहीं हो पाया है। और देखिए, गरीबी को समझना इतना आसान नहीं है, अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है कि हम कह दें कि आर्थिक रूप से है, सामाजिक रूप से है, तो राजनीतिक रूप से है। गरीबी में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो मान लीजिए, जो हमने इकोनॉमिक आर्थिक डेवलपमेंट करने की कोशिश की, तो हमने एकदम से ऐसा डेवलपमेंट का स्टेप उठाया, हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाई, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट का तरीका था वो कहीं ना कहीं सब तक नहीं पहुंच पाया, जो विकास था वो सब तक नहीं पहुंच पाया, सब लोगों तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तबका अमीर होता गया। जब हम देखते हैं पीछे मुड़ के तो हमें रियलाइज होता है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तबका देश का पीछे छूटता गया, जिस तक विकास पहुंच नहीं पाया, या वो विकास तक पहुंच नहीं पाया, ये कहने की ये भी डिबेटेबल है। ठीक है। उसके बाद अगर केवल आर्थिक नहीं, हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, या पॉलिसी मेकर्स है, जो बनाते हैं पॉलिसीज नीतियाँ, इन सब चीज़ों को, उन पे भी अटेंशन, उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, प्रशासन पूरे देश को चलाता है। ठीक है, और प्रशासन पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, और इसी वजह से, और जो उसकी नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए होती हैं, हमें इम्पैक्ट देती हैं। तो एज अ जनता भी, एज स्टेट को भी, इन सब पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्लम्स को इम्प्रूव करना, लोगों को, देखिए हम कहते हैं ना कि बेसिक नीड, सबसे बेसिक नीड हमारा रोटी कपड़ा मकान है, तो मकान हर किसी की एक नीड है। ऐसे फंड्स क्रिएट करना जहाँ पे स्लम्स और ऐसी जो भी स्थिति है या हेल्थ की, उसको इम्प्रूव किया जाए, और एक स्टेट जो है वो स्टेप लेके इन सब चीज़ों को, जो अभी सही तरीके से नहीं काम करे, उसको बेटर कर सके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आएगा। उसके बाद आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमको इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और आप चैनल के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, उनको ज़रूर हमारा चैनल के बारे में बताइए, तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।